Hello guys, this is Aditi Pandey. Welcome to our channel. Today we'll talk about part 4 कृषि चैप्टर क्लास 10th ज्योग्राफी। तो कल तक हमने पढ़ा था कि किसान के सामने क्या क्या समस्याएं खड़ी हो गई हैं अत्यधिक केमिकलाइजेशन के प्रयोग से, सिंचाई इत्यादि के कारण से। तो आइए आज उसके आगे से पढ़ते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि निरंतर 6 वर्षों से खाद्यान्नों का उत्पादन विकास रुद्ध क्यों हो रहा है और उसमें कमी क्यों आ रही है? इसका एक मुख्य कारण भूमिगत निम्नीकरण है। किसानों का मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के कारण जल सघन फसलें उगाने के लिए कुछ क्षेत्र के किसान सिंचाई का अत्यधिक भूमिगत जल उपयोग में लाते हैं तथा जल निकालने का उन्हें प्रोत्साहन मिला, जिसके कारण कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे कि पंजाब, चावल तथा महाराष्ट्र में गन्ने की खेती इसके उदाहरण हैं, जो कि उगाने में सहायता प्रदान हुए। इससे भूमिगत जल भृत यानी एक्वाफायर में जल का भंडारण कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप कई कुएं और नलकूप सूख गए हैं। इससे सीमांत और छोटे किसान कृषि छोड़ने पर मजबूर सीमांत हो गए हैं। बड़े किसानों को उनके गहरे नलकूपों से अभी भी पानी उपलब्ध है, क्योंकि बहुत से किसान जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं और बाजार के अभाव में भी किसान हतोत्साहित होते हैं। इस प्रकार किसान उत्पादन और बाजार की अनियमितता से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। उनको दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो उन्हें कृषि लागतों जैसे उच्च पैदावार वाले बीजों, उर्वरकों इत्यादि के लिए अधिक दाम देने पड़ते हैं और दूसरी ओर खरीद मूल्य बढ़ने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। किसानों की पैदावार एक साथ मंडी में पहुंचती है, जिसके कारण खरीद मूल्य कम मिलता है, परंतु उन्हें मजबूरी में अपने उत्पाद बेचने ही पड़ते हैं। इसीलिए छोटे किसानों की सुरक्षा बिना खाद्य सुरक्षा के संभव नहीं है। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, तो ये न्यू टॉपिक है, देखते हैं ये क्या है। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल से यह स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे, तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था तथा गरम मसाले भारत से ही निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारत कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया। मैनचेस्टर के लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाले उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली है, मतलब उसका विकास हुआ है। अपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि इस क्षेत्र पर किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था, क्योंकि वो उससे ही रंगा करते थे। किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग तक के लिए भी अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, मसाले आदि के मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायकी दी जाती है।
आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज कई विवादों से घिरी हुई है। यह आरोप है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों की अत्यधिक प्रयोग, जलभृतों के सूखने और जल विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। चावल में कार्बनिक कृषि का अनाज अधिक प्रचलन है क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका प्रभाव भी नहीं पड़ता। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल ऑर्गेनिक खेती काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। सभी लोग ऑर्गेनिक खेती का प्रचलन चला रहे हैं, तो इसमें उर्वरक और कीटनाशक इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिससे कि फसल की मात्रा भी ज़्यादा ही होती है और पर्यावरण पर भी इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण तथा घटते आकार के कारण भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। भारत में लगभग 60 करोड़ लोग केवल 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ही निर्भर हैं। भारतीय किसानों को शस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इसका मतलब है कि किसानों को, जैसा कि हमारे पास ज़मीन कम होती जा रही है, तो हमें कुछ कीमती फसलें उगानी चाहिए जिससे कम ज़मीन पर उगने वाली फसलें भी ज़्यादा मुनाफा दे सकें। फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने में बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की फसलों में उपयोग किया जा सकता है। तो आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। यदि आपको कोई सवाल हो तो आप इसे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।